गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था अबाउट एजोट्रोपिक मिक्सचर। हम लोगों ने जाना था कि एजोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है, किन्हें हम एजोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं, है ना। अच्छा, अब आज की क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले नहीं हैं, है ना। अब उसका रीजन ये है कि एजोट्रोपिक मिक्सचर में कुछ बच्चों को दिक्कत थी, है ना। तो आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। सर बहुत बढ़िया, आज बहुत दिन बाद हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छी खबर दी आपने, है ना। तो आज की क्लास में हम एक्चुअली में रिवाइज करेंगे जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। देखिए 15 लेक्चर हम सॉल्यूशन के कर चुके हैं, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने उन 15 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, और उन 15 लेक्चर्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। मैंने कहा कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि 15 लेक्चर की चीज 5-7 मिनट में सारी बताना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा। क्लियर हो रही है बात मेरी। अच्छा, एक और बात कि उसके बाद हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से एजोट्रोपिक मिक्सचर्स को, ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत थी बच्चों को, मैं ट्राई करूंगा कि वो पूरी दिक्कत सॉल्व हो जाए, है ना। एजोट्रोपिक मिक्सचर्स में आपको आज के बाद कोई प्रॉब्लम ना रहे। थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है ना, इसलिए भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली चीजें जो निकाली गई हैं वो ज्यादा बताई गई हैं, ठीक है। तो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट टेंशन मत लो, आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा, है ना। कोशिश करूंगा मैं पूरी की आज की क्लास में वो भी क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो यार याद करो, फर्स्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था और हमने पढ़ा था सबसे पहले कि यार सॉल्यूशंस क्या होते हैं। याद है आप सबको, है ना। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन किसे कहते हैं। हम लोगों ने कहा था कि भैया सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी हो, जिसको आप फिजिकल टेक्निक से सेपरेट ना कर सकें, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छोटी छोटी बातें की थी। 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम उन सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट हो, उन्हें बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। इस तरह की बातें की थी, ठीक है। फिर हमने सॉल्यूशन के टाइप्स देखे थे। हमने क्या पढ़े थे इसके बाद? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सही बात है। वहां हम लोगों ने डिस्कस किया कि भैया सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर आगे उन्हें 3-3 तरीके में वो डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, किस तरह से। तो कुल मिला के 9 तरह के सॉल्यूशन निकल के आए थे, सही बात है। उनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बेटा, पेपर में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का एग्जांपल पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, कि भैया सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, लिक्विड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। अल्दो मेरे को पता है काफी बाद में इसकी बात की थी हमने, एनसीईआरटी में ये चीज काफी पहले हम लोगों ने देखा था। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, सही बात है। हम लोगों ने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सही बात है। हमने सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी लिक्विड के अंदर, हमने गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी लिक्विड के अंदर, सही बात है। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलो, फिर जब हम गैस की स्टडी कर रहे थे, गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे इन लिक्विड, तो वहां हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था। याद है आपको, हमने क्या देखा था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और वहां हमने एक लॉ पढ़ा था व्हिच इज हेनरीज लॉ। याद होगा आप सबको, हमने क्या पढ़ा था वहां पे? हेनरीज लॉ। हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया कोई सॉल्यूशन है ना, या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कोई गैस आपने डिसॉल्व करके रखी हुई है, तो ये गैस कुछ प्रेशर लगाएगी, है ना। इस गैस का सॉल्यूशन या सॉल्वेंट पर जो प्रेशर होगा, सॉल्यूशन पर एक्चुअली में, ठीक है, वो बराबर होगा हेनरीज कांस्टेंट और उस गैस की मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ये क्या था? इसको गैस लिखा जाना ज्यादा बेटर है। जीटा गैस क्या था? लिक्विड में गैस का मोल फ्रैक्शन। आई रिपीट, कहां पर? लिक्विड में। ये बात ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन किसमें है? लिक्विड में, और ये पार्शियल प्रेशर गैस का किसमें है? लिक्विड में। क्लियर है बात मेरी? इसको समझाने के लिए कि लिक्विड में या फिर ना लिखा हो लिक्विड में, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको करवाने के लिए मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था, है ना। बढ़िया सवाल था। चलिए, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के बारे में। फिर हमने इससे पहले पढ़ा था, मैं भी बता रहा हूं, फिर हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ को, सही बात है ना। राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था हम लोगों ने। राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था कि कोई कंपोनेंट है ए, उसका किसी सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर बराबर होगा पी ए नोट जीटा ए की। पी ए नोट क्या होता था? प्योर स्टेट में उसका प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर। और जीटा ए क्या होता था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
इन सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि किसी कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होगा, सर हम लोगों ने पढ़ा था पीबी नॉट जीटा पी, ठीक है। उस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, हमने पढ़ा था सर पी टोटल पीए प्लस पीबी। पीए क्या है ये और पीबी क्या है ये, वैल्यूज रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पीए नॉट जीटा ए प्लस पीबी नॉट जीटा बी। क्लियर होता है इतना, अच्छा। फिर राउल्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वहां पर हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, याद है आपको, हमने पढ़ी थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट कौन सा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता, और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या पढ़ रहे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितनी, 4। उनमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने पढ़ लिया था व्हिच इज रिलेटिव लॉरिंग। कौन सी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। क्या था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कि सर पीए नोट माइनस पीए अपॉन में पीए नोट बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पीए नोट क्या है सर, इनिशियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सही बात है, और ये सॉल्यूशन का प्रेशर होगा पीए। अरे हाँ या ना भाई, सॉलिड सॉल्यूट डाल रहे थे ना यहाँ पे, सॉलिड सॉल्यूट, जब सॉलिड सॉल्यूट डालोगे तो बी की वजह से कोई भी किसी भी तरह का पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, जीरो मानते हैं। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, एक ही वजह से होगा, यानी कि यही क्या था सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 3 बाकी है भी, है ना, कल के लेक्चर से शुरू करेंगे उसको। अच्छा, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हम लोगों ने जाना कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। भाई जो राउल्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल, जो ना करें वो नॉन आइडियल, ठीक है। अल्दो राउल्स लॉ अकेला देवता नहीं है कि सब कुछ बता देगा। हमने डेल्टा वी मिक्सिंग भी देखा था, डेल्टा एच मिक्सिंग भी देखा था, और इन सब का रीजन इंटरेक्शन था। क्लियर हो रही है बात मेरी। फिर मैं बात करूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो मैंने कहा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, सही बात है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, है ना, यही पढ़ा था। तो हमने उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को 2 तरह से कैटेगराइज किया था। अब ध्यान से देखना शुरू कर देना, है ना, अब ध्यान से देखना शुरू कर देना। मुझे पता है अब तक आप बोर हो रहे थे कि सर सारी बातें हमको पता है ना, क्यों बता रहे हैं आप वापस से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा 15 लेक्चर का हो गया था, है ना, एक बार रिकैप होना जरूरी है थोड़ा सा। चलो, तो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 तरह से क्लासिफाइड किया था। एक, जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करे, मतलब पॉजिटिवली डेविएटेड, ठीक है, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, याद है आपको, ठीक है, बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है ना, इतना आप लोगों को याद होना भी चाहिए, है ना। चलिए, अब आप लोगों को ध्यान है, हमने इसके और इसके लिए ग्राफ बनाए थे, अब जरा याद करो वो ग्राफ याद करो, फिर ऐज़ोट्रोपिक मिक्सचर समझेंगे। सुनो जरा, मैं पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल ले लूं, है ना, मैंने आपको करवाया था एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एथेनॉल में मिला दिया क्या, वाटर। अब पहले तो देखो कि क्या ये पॉजिटिवली डेविएटेड होता है, हाँ पॉजिटिवली डेविएटेड होता है। क्लियर हो गई बात मेरी। अरे C2H5OH प्लस H2O पढ़ा था ना वहां पे हमने पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन में। क्लियर हो गई बात मेरी। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे पहले से, इंटरेक्शन वीक हो जाएंगे पहले से। क्लियर हो रही है बात मेरी। अब इंटरेक्शन जब वीक हो जाएंगे पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, तो आसानी से वेपर्स बनेंगी तो वेपर प्रेशर जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये राउल्स लॉ से कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, इसका ग्राफ बनाते हैं। सुनो जरा देखो, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है ना। यहाँ क्या लिया मैंने, अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ क्या लिया मैंने, जीटा C2H5OH, है ना। सुनो ध्यान से,
मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर केवल मेरे पास क्या है C2H5OH, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास केवल क्या है C2H5OH, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1, केवल C2H5OH है मेरे पास, मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बनाया है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1। क्लियर हो गई बात मेरी। तो यहाँ पर जो H2O है इसका मोल फ्रैक्शन कितना 0। अरे टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है ना, और H2O डाला ही नहीं है आपने। अब आप क्या कर रहे हो, सुनो आप क्या कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग यहाँ पर C2H5OH निकालते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, और H2O डालते जा रहे हो। आई रिपीट, C2H5OH निकालते जा रहे हो, H2O डालते जा रहे हो, तो जब इधर जाओगे तो H2O का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, सही है। और इस पॉइंट पर आकर आपने सारा C2H5OH निकाल दिया और केवल अब क्या है H2O, तो जीटा H2O कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर जीटा C2H5OH कितना हो जाएगा 0। कुछ इसी तरह का ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, इसी तरह से तैयार किया था ग्राफ, एक्चुअली बनाई गया ग्राफ होगी। यहाँ पर हमने लिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H5OH, और यहाँ हमने लिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा, इस पॉइंट पर C2H5OH है केवल, तो इसका जो प्रेशर होगा C2H5OH की वजह से वो मैक्सिमम होगा। अरे भाई केवल यही तो है और कुछ है ही नहीं, तो इसका प्रेशर, जितना भी प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो इसकी वजह से ही तो होगा। क्लियर हो गई बात मेरी। मैंने कहा कि ये कुछ यहाँ पर है, क्लियर हो गई बात मेरी, इसका जो प्रेशर है वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और इस सिचुएशन में जब ये 1 है तो ये किसके बराबर होगा P नोट C2H5OH के। बोलो ये बात समझ में आई। अरे भाई ध्यान से, केवल क्या है यहाँ पे C2H5OH, तो जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा C2H5OH की वजह से, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो प्योर C2H5OH का होगा, और उसको कैसे लिखा जाता है P नोट से। क्लियर हो रही है बात मेरी, नोट लगाते हैं ना हम लोग, क्लियर हो रही है बात। तो ये मैक्सिमम होगा, सही बात है, ये मैक्सिमम होगा C2H5OH का। क्लियर होती है बात मेरी। अब अगर आप H2O मिलाओगे तो C2H5OH का प्रेशर डिक्रीज करने लगेगा। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, फिर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, इस ग्राफ को कंप्लीट किया था, सही बात है। फिर मैंने कहा कि आपने H2O मिलाया है, अब H2O का प्रेशर कितना, सर यहाँ कुछ ले लें P नोट H2O। ये ग्राफ आपको आते होंगे, है ना, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ केवल कि ये यहाँ कुछ आएगा, H2O का प्रेशर यहाँ कुछ आएगा। अच्छा, तो सर इस साइड जाते हुए H2O डिक्रीज कर रहा है, इस साइड जाते हुए H2O डिक्रीज कर रहा है, तो सर इसका प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है बात मेरी, यहाँ मैक्सिमम होगा फिर डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर है बात मेरी। फिर एक लाइन हम हमने ऐसी बनाई जो हमें क्या बताया P टोटल, बोलो क्लियर होती है बात मेरी। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राफ तब सही था जब ये सॉल्यूशन कैसा होता, आइडियल। क्लियर बात मेरी। बट हमें पता है ये सॉल्यूशन कैसा होता है, नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में भी कैसा, पॉजिटिवली डेविएटेड। कैसा होता है, पॉजिटिवली डेविएटेड। अरे ये ग्राफ कब सही था, जब ये आइडियल सॉल्यूशन होता। नहीं आई बात समझ में? जरा याद करो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनते थे ऐसे ग्राफ, सही बात है। लेकिन ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और पॉजिटिवली डेविएटेड है, तो हम सोच रहे थे कि P टोटल इतना आएगा थ्योरेटिकली राउल्स लॉ से, पर कुछ ज्यादा आएगा। और आप एनसीईआरटी में से ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, है ना, जिसमें एक पीक भी होगा, है ना, कुछ इस तरह का। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। सिमिलर मैनर में इसका भी कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, है ना, इसका भी कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। क्लियर हो गई बात मेरी, इसका भी कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, सारा उल्टा सीधा हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया ना कि ग्राफ एक्चुअली में कुछ इस तरह होगा, यानी कि जो प्रेशर होना चाहिए था इस मिक्सचर का उससे कुछ ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी, उससे कुछ ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली डेविएटेड है, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स को समझना, है ना, कि क्या होते हैं एक्चुअली में एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में। ये मिटा दे रहा हूं, फिर नेगेटिवली डेविएटेड को भी समझेंगे, वहां से भी एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर लेंगे। अब सुनो, वापस एक बार ग्राफ बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भाई क्या हुआ था। सुनो ध्यान से, क्या हुआ था, यहां लिया P C2H5OH, यहां लिया P C2H5OH ही ले लेते हैं वापस से, यहां ये 0, यहां ये 1, ठीक है। अरे आई एम सॉरी जीटा, आई एम रियली सॉरी जीटा, ठीक है। अच्छा यहां क्या P, क्या कर रहे हो जीटा C2H5OH, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां जीटा H2O, यहां पर कितना लेंगे 0, यहां जीटा H2O कितना हो जाएगा सर, ठीक है। यहां पर प्रेशर कितना मैंने माना इतना, और यहां कितना सर मैंने माना इतना।
ठीक है। अरे H2O का यहाँ पर किसका प्रेशर लेते हो, यहाँ पे H2O का, और यहाँ किसका लेते हो, C2H5OH का, ऐसे ही ले लेते ना। तो यहाँ इसका जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, यहाँ इसका प्रेशर मैक्सिमम होगा। क्लियर है H2O का। अच्छा यहाँ मैंने माना P नोट C2H5OH, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर P नोट C2H5OH, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर P नोट H2O। बोलो क्लियर, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो कुछ इस तरह आना चाहिए था, कुछ इस तरह, सही बात है, पर इस तरह आएगा क्या, नहीं, ये पॉजिटिवली डेविएशन शो करेगा, यानी कि सर ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा। क्लियर हो गई बात मेरी। अब ध्यान से समझते जाना जो मैं बताऊं, ध्यान से समझते जाना। देखो आपको इस ग्राफ में कहीं एक पीक पॉइंट नजर आ रहा है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेरिमेंटली आप निकालो, एक्सपेरिमेंटली आप निकालो किस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ देख के बताना कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम आया। सर इस पर आया, हाँ या ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया ये ग्राफ है आपके सामने, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, ये हाइपोथेटिकल है, राउल्स लॉ से बनाए हैं, ठीक है, पर ये राउल्स लॉ को फॉलो कर ही नहीं दे, एक्चुअल ग्राफ तो ये है। क्लियर हो गई बात मेरी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉल्यूशन का, ये किसको बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम आया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर हो गई बात मेरी, यानी कि सर यहां कहीं, हाँ या ना, यहां कहीं। क्लियर हो गई बात मेरी। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। ये हुआ क्या है कि C2H5OH मैंने एक्सपेरिमेंटली पता लगाया कि जब ये कब आता है, P टोटल जो मैक्सिमम आया वो कब आया, एक्सपेरिमेंटली पता लगा, दिमाग में घुसाना थोड़ा सा। सुनो मैंने क्या कहा, मेरे पास यहाँ C2H5OH बन था, जब मैंने इस पे वाटर मिलाना शुरू किया तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगा, हाँ या ना। अरे भाई C2H5OH अकेला था, वेपर प्रेशर इतना था, ठीक है। H2O अकेला था, वेपर प्रेशर इतना था। H2O का C2H5OH से कम होता है, जानते हो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करता है, ज्यादा करता है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करता है। अब सुनो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि आपने H2O मिलाना शुरू किया, आपके पास पहले C2H5OH था 100%, सही बात है। अब आपने इसमें क्या मिलाना शुरू किया, H2O, आपने 1% मिलाया, फिर 2% मिलाया, फिर 3% मिलाया, बढ़ता गया। फिर जब ये जाके ऐसा एक्सपेरिमेंटली पता लगा, जब H2O 5% हो गया, C2H5OH कितना रह गया 95%, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम आया। कुछ बात समझ में आई, इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम आया। फिर जब आपने और ज्यादा मतलब 6% मिला दिया वाटर, ये 94% रह गया, तो ये वापस से डिक्रीज होने लग गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात मेरी, यानी कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, आई रिपीट, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ये जो वेपर प्रेशर आया ये मैक्सिमम आया। एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ये जो वेपर प्रेशर आया ये मैक्सिमम आया। वो कंपोजिशन कब थी, जब 95% एथेनॉल था, 5% वाटर था, तब ये मैक्सिमम आया। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। अच्छा अब 1 मिनट के लिए इसको साइड में छोड़ देते हैं। ये बात समझ में आई ना, कितने कंपोजिशन पर एक पीक पॉइंट आ गया ग्राफ का। क्लियर हो रही है बात मेरी, एक पीक पॉइंट आ गया जिसमें इस कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है सर, मैक्सिमम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पर सर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए इस ग्राफ को साइड में रखो। अब मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाह रहा हूं, मुझे उसका जवाब देना है ना, सोचना मन में, अगर नहीं मिले जवाब जल्दी से तो वीडियो को पॉज करके सोचना। सुनो, वेपर प्रेशर का क्या बॉइलिंग पॉइंट से कोई लेना देना है, बोलो हाँ कि ना। वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से कोई लेना देना होगा सर, होना तो चाहिए। क्यों होना चाहिए, सुनो भाई, मान लीजिए ये मेरे पास एक लिक्विड और ये मेरे पास दूसरा लिक्विड, ठीक है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका। अरे जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम, उसमें इवेपोरेशन का नेचर उतना ज्यादा। क्लियर है बात मेरी। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वेपर्स बना लेगा। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है भाई, कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर जितनी ज्यादा बनेगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। अब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मान गया, ये 100 पर मान रहा है, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बोलो क्लियर हो गई बात मेरी। यानी कि मैं कह सकता हूं जिसका बॉइलिंग पॉइंट, कह सकता हूं ऐसा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट, वापस से, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। आई रिपीट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट
जितना कम उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। क्लियर हो गई बात पे? या ऐसा कह दो जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है, एक ही बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉरी जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। क्या आप बता सकते हो कि मैंने इन दोनों को मिला के बनाया सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कहां होगा? बता सकते हो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कहां होगा? सर जब इनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, और वो वेपर प्रेशर मैक्सिमम कहां पर है? यहां पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंपोजिशन क्या है इनका? 95% तो एथेनॉल है इस कंपोजिशन पर, और 5% क्या है? वाटर। बोलो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि इस पीक पॉइंट पर दो काम होंगे, वेपर प्रेशर मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बढ़िया। आप सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये कब गेन करेंगे आप? जब 95 और 5% का मिक्सचर होगा। क्लियर होती है बात इतनी? कोई दिक्कत? अच्छा सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, एक और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। सुनो सुनो, मैंने कहा इसको मिटा दिया मैंने, सुनो ध्यान से सुनो। मैंने यहां लिया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वापस से, और यहां लिया मैंने टेम्परेचर, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका? एथेनॉल का। अरे ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एथेनॉल का, C2H5OH का, ठीक है। और ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, ज्यादा होता है ना एथेनॉल से ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये वाटर का। पूरी दुनिया जानती है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, C2H5OH का। अब सुनो सुनो सुनो, अब क्या हो रहा कि इन दोनों ग्राफ को रिलेट करो। जैसे जैसे यहाँ C2H5OH का मोल फ्रैक्शन कितना है? जीटा C2H5OH, जीटा C2H5OH कितना है यहाँ पे? 1। और यहाँ जीटा H2O कितना है? 0। यहाँ जीटा H2O कितना है? 1। और यहाँ जीटा C2H5OH कितना है? 0। है ना? आराम से समझना, प्यार से सुनो 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 सुनो। मैंने क्या कहा कि अब मैं C2H5OH का मोल फ्रैक्शन कंटीन्यूअसली डिक्रीज कर रहा हूं। सुनो, कंटीन्यूअसली डिक्रीज कर रहा। अभी मैंने कहा आपसे कि इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा सॉल्यूशन का, तो इसका प्रेशर डिक्रीज कर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अरे प्रेशर इंक्रीज कर रहा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा ना भाई, है ना? तो सर डिक्रीज करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिमिलर मैनर में वाटर, मैं वाटर की बात करूं तो यहां से शुरू करो वाटर का 1 मिनट के लिए। अब यहाँ धीरे 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 इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अरे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना इसका। देखो इधर, जब आप इधर जा रहे हो तो प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, टोटल सॉल्यूशन इंक्रीज, आई एम सॉरी, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। इधर जा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? कंटिन्यूअसली करेगा। तो सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इधर जाते हुए कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा जब वो इस साइड आएगा। हाँ है ना? जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन वाटर का बढ़ता जा रहा, वाटर का सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग सॉरी वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा वाटर का। क्लियर हो गई बात मेरी? तो सर डिक्रीज करता गया करता गया करता गया, और एक पॉइंट पर आकर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये मिनिमम हो जाएगा। हाँ या ना? जैसे मैंने यहाँ किया वैसे ये ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग में बैठा हो अच्छे से, कि जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा, है ना, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर बढ़ रहा, वो रीजन है इसके बॉइलिंग पॉइंट के कम होने का। अब एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट वो होगा जहां पर, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है समझ जाना, ये वाला पॉइंट वहां होगा जहां पर इसका प्रेशर तो मैक्सिमम होगा, ध्यान से, इसका प्रेशर तो मैक्सिमम होगा सॉल्यूशन का, और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। इससे कम बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का नहीं हो सकता। हाँ या ना? ये सॉल्यूशन का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। और आप ध्यान से देखें तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कुछ कम है, और इसके से तो कम है। क्लियर हो गई बात मेरी? जरा ध्यान से देखो, ये जो मिक्सचर है, ये अब बॉइल होने लगेगा दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। मतलब एथेनॉल बॉइल होता था 78 पर, ये बॉइल होता था 100 पर, लेकिन आप देख पा रहे हैं, आपको क्लियर हुआ होगा कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक पॉइंट पर जाकर सेम हो जाएगा, और दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा।
हाँ या ना? ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना? कुछ किताबों में डेटा वेरी करता है, कुछ किताबें इसको 76 भी लिख देती हैं, कुछ किताबें इसको 75 भी लिख देती हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? एनसीईआरटी शायद इसको 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखता है। खैर डेटा से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। क्लियर हो गई बात मेरी? इसे हम कहेंगे, ऐसे ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे मिनिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। अब कहानी क्लियर हुई होगी, इसको हम क्या कहेंगे? मिनिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? मिनिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। और कौन से मिक्सचर होंगे ये? जो पॉजिटिवली डेविएटेड होंगे। कैसे? पॉजिटिवली डेविएटेड। बोलो बात क्लियर होती है? कुछ खास बातें इसके बारे में हमने की कि ये एक फिक्स कंपोजिशन पर मिलेंगे आपको, हाँ या ना? अरे भाई देखो, एक फिक्स कंपोजिशन पर मिले कि नहीं मिले? क्लियर हो गई बात मेरी? ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी ना, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मिलेगा। एथेनॉल और वाटर के लिए कब मिला? जब 95% एथेनॉल था और 5% वाटर था। एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, ठीक है? और एक खास बात और देखी गई कि इस केस में जब ये मिक्सचर आपको मिल जाता है तो उस केस में ये देखी गई खास बात कि लिक्विड के अंदर जितना मोल फ्रैक्शन होगा C2H5OH का, उतना ही होगा वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन किसका? C2H5OH का। बोलो क्लियर? और सिमिलरली जितना मोल फ्रैक्शन होगा वाटर का लिक्विड में, उतना ही मोल फ्रैक्शन होगा वाटर का किसमें? वेपर फेज में। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अब जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो एक और बात हमने यहाँ की थी कल कि इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? अब आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। बोलो क्लियर इतना? ठीक है। आज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? आप मुझे जरूर बताएं, आपको चाहे ये समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। आ भी गया तो कि सर हाँ अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो भी बताएं। चलिए, तो ये था मिनिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। अब शायद मैक्सिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? अब वहां मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता दूं क्या होते हैं मैक्सिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। अब सुनो, दूसरे राउल्ट्स लॉ का जो हमने दूसरा टाइप, आई एम सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था, वो कौन सा पढ़ा था? नेगेटिवली डेविएटेड। यही पढ़ा था ना? नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मैं बात करूं HNO3 और वाटर, इसकी बात कर सकते हैं। HNO3 और वाटर की इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं, तो अभी नखरे करने लगते हैं कि नहीं हम वेपराइज नहीं होंगे, है ना? तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो जितना हम थ्योरेटिकली निकालते हैं उससे कुछ कम आता है। ऐसा ही होता है। चलो देखो ग्राफ बनाते हैं इसका, है ना? इधर लिया मैंने जीटा HNO3, बना लेंगे यहाँ पर। इधर मैंने लिया जीटा H2 मैक्सिमम, इधर ये मैक्सिमम। तो यहाँ H2 कितना? 0। यहाँ जीटा HNO3 कितना? सर 0। क्लियर होता है इतना? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम, ठीक है? हाँ कि ना? इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम, यहाँ कुछ कम होता है HNO3 से इसका, यहाँ पर। तो इस तरह की लाइन से दिखा सकते हैं इसको कब? जब ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। बट हमें पता है ये कैसा है? नेगेटिवली डेविएटेड है, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ डिक्रीज कर जाएगा। अब जरा देखो, एक पॉइंट ऐसा आया जब इसका वेपर प्रेशर मिनिमम था, है ना? और ये भी एक फिक्स कंपोजिशन पर है। अरे एक पॉइंट इसमें भी आएगा जब इसका वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। वही वाला रिलेशन लगाना है कि भैया वेपर प्रेशर मिनिमम हुआ, कम हुआ तो मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। क्लियर होगी बात मेरी? मैं सीधा वो ग्राफ बनाने जा रहा, सुनो ध्यान से। यहां पर लिया जीटा HNO3 इज इक्वल्स टू 1, यहां लिया जीटा H2O इज इक्वल्स टू 1, है ना? और यहां लिया जीटा H2O इज इक्वल्स टू 0, लिया क्या होगा भी, और HNO3 कितना है यहां पर? 0, है ना? और यहां क्या लिया मैंने? टेम्परेचर, ठीक है? जस्ट इमेजिन ये HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट, है ना? जस्ट इमेजिन ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब सुनो ध्यान से। जैसे जैसे HNO3 में मैं मिला रहा वाटर, मैं यहाँ पर वाटर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? अरे भाई पहले क्या हुआ? 10% HNO 100% HNO3 था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब 2% डाला, 3% डाला, 5% हुआ, 10% हुआ, 12% हुआ। तो जैसे जैसे H2O मिला रहा हूँ
वैसे वैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। हाँ है ना? तो सर इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ इंक्रीज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। सही बात है। और एक फिक्स कंपोजिशन पर आकर यहां देखो इसका वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट HNO3 का मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ या ना? सिमिलरली यहां भी यही कहानी होगी, यहां भी यही कहानी होगी कि भैया H2O का जो वेपर प्रेशर है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है, इधर जा रहे हो डिक्रीज कर रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये भी मिनिमम हो गया है ना। तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा और पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये भी कैसा हो जाएगा, मिनिमम। क्लियर हो गई बात मेरी? यहाँ पर जाकर कैसा हो गया, ये मिनिमम। अब आगे की कहानी तो आप समझ ही सकते हो, है ना। आगे क्या होगा भैया, अब आगे जो है वेपर प्रेशर वापस इंक्रीज करने लग गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वापस डिक्रीज करने लग जाएगा। सिमिलरली इसका बॉइलिंग पॉइंट भी वापस डिक्रीज करने लग जाएगा, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों का। ठीक है। और आप ध्यान से देखें तो ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। मतलब जो इसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट था, इसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट था, उन दोनों से ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया और दोनों एक ही टेंपरेचर पर बॉईल होने लगेंगे। ये टेंपरेचर लगभग 102 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। क्लियर होती है बात मेरी? HNO3 का 80 के आसपास होता है, वाटर का 100 के आसपास, सॉल्यूशन का कब, जब एक फिक्स कंपोजीशन होगी। ये जरूर ध्यान रखना, कंपोजीशन कितनी होती है इसमें, 32% HNO3 प्लस 68% आई एम सॉरी 68% HNO3 और 32% वाटर हो, जब ये कहानी होती है यहाँ। अब बाकी सारी चीजें इस पर भी लगेंगी। यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों से ज्यादा हो गया तो इसको हमने कहा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप्स। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। तो ये आपके एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स थे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ये समझ में आया तो एक बार मुझे जरूर बताएं, नहीं आया तो भी बताएं। क्लियर होगी ये बात मेरी? ठीक है। कोई डाउट यहाँ से नहीं बचना चाहिए आपका। क्लियर है इतना? चलिए तो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जानेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, किसे कहते हैं। दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार, है ना, किसे कहते हैं। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ तक अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। देखो बेटा एक और चीज कि आपको ये समझ के नहीं पढ़ना है कि बाद में कर लेंगे। ठीक है, बाद में भी करोगे ना, अभी कर लो। क्लियर हो गई बात मेरी? सब कुछ बच्चे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे को दिख भी रही है उनकी मेहनत, पर कुछ बच्चे हैं जो शायद वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे जितना मिलना चाहिए। ठीक है, जितना मिलना चाहिए ना, कुछ ही बच्चे हैं। तो बेटा ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेटर है। देखो मेहनत तो बाद में भी करनी है, आपको बताया आपकी बोर्ड क्लास है, आपको बाद में भी मेहनत करनी है, उससे बेटर है आप अभी कर लें, है ना। करनी तो है ना, करनी तो पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। ठीक है, अब चाहे वो ज़बरदस्ती करो चाहे खुद से करो, अब ज़बरदस्ती करनी पड़े उससे बढ़िया आप खुद से करो। ठीक है, अपना वर्क मुझे टाइम पर भेजें। ठीक है, वरना एक बार आप डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ जाएंगे तो आपको पता है कि आपके इंटरनल मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो अपना वर्क टाइम पर करके रखें। क्लियर होती है बात मेरी? थैंक यू।